हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैं कभी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सका क्योंकि मुझे लगता था कि ये शायद एक सही ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जब मेरी बातों को किसी और ने सामने रिप्रेजेंट किया तो देखिए आपके सामने ये चीज़ है कि बस एक वीडियो लूसेंट के बॉक्स वाले से 10-15 उसी से आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जो चीज़ मैं सोच रहा था अब वो टाइम आ गया है जब आपके सामने ये चीज़ रखने की। मतलब लूसेंट में जो ये बॉक्स वाला फॉर्मेट दिया गया है, जो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक-एक करके आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। ठीक है? तो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन एक वीडियो में ये कवर करना मुश्किल है क्योंकि आपको ही पता है बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि करीब 6 से 7 वीडियो में पूरे लूसेंट के सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एक-एक करके सभी चीज़ों को आज हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। राइट? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो कि आप मैंने फर्स्ट पेज से लिया है, यानी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेद है और दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए, वेद 4 प्रकार के और चारों वेद का अपना-अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है, ये याद रखिए। यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय और शतपथ, खास करके शतपथ पूछा जाता है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अथर्ववेद का जो है वो गोपद ब्राह्मण, ये महत्वपूर्ण है, भी यही रहेगा। राइट? तो ये 4 चीज़ अच्छे से याद रखना है। फिर आता है पुराण। पुराण से संबंधित जो वंश है, यानी कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, ये पूछा जाता है। तो पहला चीज, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सतवाहन से और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। याद रखिएगा, सबसे पुराना जो है वो मत्स्य पुराण माना जाता है, ये सबसे पुराना है। राइट? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख, एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ शासक के बारे में बताया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अगर बात करें गिरनार अभिलेख से तो रुद्र दामन के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री के बारे में ज्ञान मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रयाग स्तंभ से समुद्रगुप्त के बारे में। एहोल अभिलेख, ये वीवीआई रहेगा। एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय, जो कि दरबारी कवि था एहोल। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो प्रतिहार नरेश भोज के बारे में जानकारी मिलता है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो स्कंदगुप्त के बारे में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। देवपाड़ा अभिलेख, जो कि बंगाल शासक विजय सेन के बारे में हमें जानकारी मिलता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ध्यान रखिए, एक तरफ संस्कृति, दूसरी तरफ बर्तन है। यानी प्रागैतिहासिक काल में जो संस्कृति था उसमें कौन से कलर का बर्तन होता था। जैसे मालवा संस्कृति के अंतर्गत काला तथा लाल रंग के बर्तन देखने को मिलते थे। बुर्जहोम आपको याद रखना है, जिसमें धूसर कलर के थे। जोखे लाल, और दक्षिणी जो नौपाषाण युग था, संस्कृति था, उसमें चमकीला धूसर देखने को मिलता था, चमकीला धूसर। और पूर्वी नौपाषाण में भूरा लाल, पूर्वी नौपाषाण में भूरा लाल। इसमें मुझे लगता है ज़्यादातर जो पूछे जाने के चांसेस हो सकता है तो वो है आपका जो बुर्जहोम संस्कृति में जो बर्तन का रंग था वो किस तरह का था, तो धूसर, ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सैंधो सभ्यता से जुड़े हुई जो स्थल था, नदी था, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, ये सारी चीज़ें जो पेपर में पूछा जाता है उसे देख लेते हैं। तो मैं इसके कलर कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो आप आराम से रिवीजन भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे था। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब जो कि प्रांत का साहिवाल जिला है, दयाराम साहनी ने इनको खोजा था 1921 में। इस वजह से सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा था, इसलिए से हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। बात करें मोहनजोदाड़ो, तो ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिले में रखालदास बनर्जी ने 1922 में इसे खोजा। चंदहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और यहाँ पे देखेंगे एनजी मजूमदार। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता है, और इसमें आपको बीबी लाल और वीके थापर याद रखना। फिर इसके बाद रंगपुर याद रखिए, मादर नदी के किनारे जो गुजरात में है, रंगनाथ राव ने खोजा था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में यगदत्त शर्मा हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में रंगनाथ राव। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यगदत्त शर्मा। फिर है सुत कांगड़ोर,
यहाँ पे दसक नदी के किनारे, पाकिस्तान के मरकाना में समुद्र तट के किनारे, और ऑरेलस्टाइन इसको खोजा था। वनमाली रंगोई हरियाणा के हिसार जिले में रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिले में जेपी जोशी ने खोजा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है सिंधु काल में विदेशी व्यापार, कहाँ कहाँ से आयातित वस्तुएं होते थे उसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, सिंधु काल में आयातित वस्तुएं, तांबा जो है वो खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से होता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से होता था। सोना की बात करें तो कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से होता था। टीन जो है वो अफगानिस्तान से होता था। यहाँ पे याद रखिएगा, टीन सोना चांदी तांबा ये खास करके पूछा जाता था। एक बार लाजवर्द पूछा गया था, मेसोपोटामिया, ये पॉइंट याद रखें, मेसोपोटामिया। सीसा ईरान से होता था। तो ये है सिंधु काल में विदेशी व्यापार। अब नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है, 108 है। महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें थी नहीं। नेक्स्ट क्या आता है, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जैसे चरवाक जो है, चरवाक दर्शन के प्रतिपादक चरवाकी हैं। योग के पतंजलि याद रहता है सभी लोग को। सांख्य दर्शन के कपिल थे। न्याय के गौतम थे, राइट। फिर उसके बाद है पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे जैमिनी याद रखना है। उत्तर मीमांसा जो है वो बद्रायन, ये दोनों महत्वपूर्ण है। वैशेषिक कणाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मीमांसा और पूर्व मीमांसा दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है ऋग वैदिक जो नदियाँ थी उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या क्या है उसको देख लेते हैं। एक तरफ हमें प्राचीन नाम है, दूसरी तरफ आधुनिक नाम। जो क्रुब था वो कुर्रम था। कुंभा जो है वो काबुल। वितास्ता पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। झेलम अस्किनी चेनाब पूछा जाता है। परुसाड़ी जो है वो रावी नदी का पुराना नाम था। सतुद्री जो है आज हम सतलज के नाम से जानते हैं। बिपाशा आज व्यास जाना जाता है। सदा नीरा गंडक को कहते हैं। दृष्टि घग्गर नदी को कहा जाता था। गोमती गोमल जिसे हम आज जानते हैं। और सुवस्तु यानी स्वात महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये सारी चीज़ें याद रखें। इसके बाद आता है ऋग वैदिक कालीन देवता। अब इसमें ज़्यादा तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको याद रखना है, जैसे कि इंद्र तो आप जानते हैं युद्ध का नेता या फिर वर्षा के देवता के रूप में इनको जाना जाता है, वर्षा के देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच संबंध जो मध्यस्थता करते थे। वरुण के बारे में याद रखिए, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता। समुद्र के देवता, विश्व के नियामक व शासक के रूप में। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात के कर्ता धर्ता थे वरुण। ठीक है, सोम वनस्पति देवता याद रखिए। और इसके बाद विष्णु को याद रखेंगे, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत जो याद रखना, आंधी तूफान के देवता। मारुति नंदन हम जानते हैं ना, तो मारुत याद रखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो आपको याद रखना है। जैसे दर्शन और एक तरफ प्रवर्तक है। सांख्य दर्शन कपिल हमने देखा था। योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी और वेदांत जो है बद्रायन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, यानी उत्तर मीमांसा है बद्रायन। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पीछे भी देखा था, मैंने आपको बताया था ना पीछे में, देखिए यहाँ पे वही चीज़ें, यहाँ पे जो चीज़ें हमने बात किया था। ठीक है, उत्तर मीमांसा बद्रायन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा जो कि महाजनपद के समय में जो राजधानी थी, जो क्षेत्र था, वो कहाँ कहाँ पड़ता है ये याद रखना है। अंग जो है जिसकी राजधानी चंपा हुआ करता था, भागलपुर और मुंगेर बिहार में। मगध की बात करें तो ग्रीवज इसकी राजधानी राजगीर के नाम से जानते थे, पटना गया आज का जो वर्तमान क्षेत्र है। काशी वाराणसी के अंतर्गत था, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौसंबी थी। वज्जी जो था वैशाली इसका राजधानी हुआ करता था। फिर आता है कौशल श्रावस्ती, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। अवंती उज्जैन की राजधानी थी, या फिर इसे महिष्मती कहते थे। मल की राजधानी कुशावती होता था। पंचाल अहिछत्र। छेदी जो है वो शक्तिमती होता था। कुरु इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। तो ये सारी चीज़ें इनकी राजधानी याद रखें, क्योंकि मिलान करने में आपको पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है महाजनपद राजधानी, जैसे क्षेत्र आधुनिक नाम, जैसे कि कंबोज है, हाटक होता था। सूरसेन के मथुरा, ये इंपॉर्टेंट। अस्मक जो था वो दक्षिण में एकमात्र ऐसा था, जैसे देख सकते हैं गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, ये पूछा जाता है अस्मक। पोटली या फिर पोतन इसकी राजधानी थी। गंधार जो कि तक्षशिला इसकी राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ऋषभ देव जो कि प्रथम जैन तीर्थकर माने जाते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। फिर है अजीतनाथ द्वितीय थे, हाथी था।
फिर संभवनाथ जो कि तृतीय थे, घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह, और संपार्श्व जो थे सप्तम थे, स्वास्तिक इनका चिन्ह था, शांति 16वें थे, हिरण अरनाथ 18वें, मीन ये सब नहीं पूछा था। मैं आपको बता दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रख लो। और लास्ट के जो है जैसे कि अरिष्ट नेमी जो 22वें थे, शंख इनका होता है, पार्श्वनाथ जो थे 23वें थे, सर्प यहाँ पे देखिए इनमें भी ऊपर में रहा है और यहाँ पे सर्प में भी रहा है। महावीर तो जानती हैं 24वें थे, सिंह। दो जैन तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जैन संगीतियाँ। तो ध्यान दीजिए, जैन संगीतियों में प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र इसके अध्यक्षता थे। द्वितीय जो जैन संगीति होती है 512 ईस्वी में होता है, बल्लवी गुजरात में होता है, राइट, बल्लवी गुजरात में। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्षता थे। अब इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं 4 हुई थी और इन चारों को ध्यान से देखिए। प्रथम बौद्ध जो संगीति है 483 ईसा पूर्व, राजगीर महाकश्यप जो कि अध्यक्ष थे, शासनकाल अजातशत्रु का था। आजकल अशोक काल जो कि काबिल बन गया, मैं आपको ट्रिक बताया था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, सवा कामी जो कि अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुत्र तीसरे जो कि इसके अध्यक्ष थे, अशोक के शासन काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है, 98 ईस्वी में, कुंडल वन वसुमित्र जो कि इसके अध्यक्ष थे, वसुमित्र और अश्वघोष कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो रवे पाक, तो ये ट्रिक हमें याद रखना है क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता है, और किसके शासन काल में हुआ था ये पूछा जाता है। अध्यक्ष भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखें। तो यानी बौद्ध संगीति और जैन संगीति दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक थे, जैसे जन्म के समय में कमल एवं साढ़ था, गृह त्याग के समय में घोड़ा हुआ करता था, घोड़ा पर ही तो चढ़ करके वो गए थे, इस तरह से याद रख सकते हैं। ज्ञान जो था वो पीपल यानी बोधि वृक्ष जो है वो प्रतीक है। प्रथम उपदेश चक्र होता है, और निर्वाण पद चिन्ह मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया, राइट। फिर हम देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे टाबू मठ कहाँ पर स्थित है, टाबू मठ जो कि ताबो गांव लाहौल स्पीति जो है स्पीति घाटी में, हिमाचल प्रदेश में, राइट। फिर आता है नमग्याल मठ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये याद रखिए। जो फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं हेमिस मठ, ये लद्दाख में पड़ता है। थिक्से मठ लद्दाख के अंतर्गत। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति में। फिर है मी डार्लिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में। रूमटेक, ये हमेशा पूछा था, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था। रूमटेक ये आपका सिक्किम गैंगटोक में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नाम डार्लिंग, यानी एक तो डार्लिंग था, मी डार्लिंग था जो कि उत्तराखंड में, और नाम डार्लिंग आपका कर्नाटक में पड़ेगा, मैसूर में। बोधि मड्डा मठ जो है बोधगया बिहार के अंतर्गत पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। एक तरफ संप्रदाय है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक है, तो ध्यान से समझिए। अजीवक संप्रदाय का अगर पूछा है तो मौखलीपुत्र गोसाल हमें याद रखना है। घोर अक्रियवादी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक पूर्ण कश्यप को माना जाता है, ठीक है। बाद जो है वो आचार्य अजीत माने जाते हैं। भौतिकवाद की संप्रदाय जो है इसकी कचायन याद रखेंगे, कचायन भौतिक दर्शन, ठीक है। अनिश्चयवादी जो है इसके संजय विट्ठिल पुत्र को माना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने की चांसेस होती है और पूछा भी गया है अजीवक संप्रदाय, वो पहला वाला याद रखना, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं संगम जो आयोजन किए गए थे, संगम जो भी स्थान थे उनको बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो संगम था, प्रथम संगम, इसे याद रखना है 4440 ईसा पूर्व। वो हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखना है कि प्रथम जो संगम हुआ इसका आयोजन कहाँ हुआ था, मदुरई में, समुद्र में विलीन हो गया। अब जो स्थान है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अगस्तस से, ठीक है, अगस्तस से अध्यक्षता कर रहे थे। दूसरा संगम के अध्यक्ष जो स्थान था वो कपाटपुरम था, इसके भी अध्यक्षता अगस्तस से थे। तीसरा संगम मदुरई में हुआ था, नक्कीकर इसके अध्यक्षता कर रहे थे। बस इतना ही याद रखना है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप जानकारी के लिए चाहो तो पढ़ सकते हो। और यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, तोल्कापियम है, इन्होंने तमिल व्याकरण की रचना की थी, रचनाकार तोल्कापियर थे, ठीक है। तोल्कापियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है और रचनाकार कौन है, तोल्कापियर। ये पॉइंट हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। दूसरी संगम के दौरान
इसकी रचना की गई थी, ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती में जो कि शैव संत नैनार के द्वारा जो कि शुरू किया गया था, उतना हमें इस सब जानकारी के लिए नहीं रखना है। देखो नेक्स्ट फिर आता है कि प्रमुख जो संप्रदाय है, मत है और आचार्य थे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए। जैसे वैष्णव संप्रदाय के मत जो थे वो विशिष्ट दैत्य है, विशिष्ट दैत्य। और मैंने आपको बताया था कि कल जब भक्ति आंदोलन हमने पढ़ा था उसमें ये चीज़ बताया था कि रामानुज जो थे वो कोई आम आदमी नहीं थे, विशिष्ट थे, इसलिए आप याद रख सकते हो विशिष्ट जो दैत्य है वो रामानुज से संबंधित है। फिर आता है दैत्य, जो दैत्य है वो आनंदित तीर्थ से संबंधित है। सुधा दैत्य वल्लभाचार्य से याद रख सकते हैं, रुद्र संप्रदाय है इनका। और सनक संप्रदाय दैत्यादित्य निम्बार्काचार्य के साथ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक के साथ होता है। वरकरी जो है संस्थापक नामदेव आते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय था, इसके संस्थापक रामानुज को माना जाता है। ब्रह्मसूत्र इनकी पुस्तक थी। परमार्थ की बात करें तो रामदास के साथ संस्थापक हो जाते हैं और दास बोध इनकी पुस्तक थी। राम भक्त जो संप्रदाय है रामानंदनी इसके संस्थापक होते हैं। अध्यात्म रामायण जो कि यहाँ से संबंध रखता है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा सूर्यवर्मा ने बनवाया था, ये पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट जो आता है, और यहाँ पर हम हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी पॉइंट्स दिए गए थे सभी आपको सभी सब्जेक्ट से मिला, मतलब सभी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, हिस्ट्री के सभी टॉपिक से मिला करके जो जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सब कुछ मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे कि चोल काल के अधीन भूमि के जो प्रकार हुआ करते थे वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते कि वेलन वगाई क्या था, तो गैर ब्राह्मण किसानों को स्वामी को दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसे वेलन वगाई कहा जाता है, और ये हमेशा पेपर में पूछा गया, याद रखना है। ब्रह्मदेव की बात करें तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। साला भोग जो है वो विद्यालय के रखरखाव की भूमि होती थी। देवदान जो है वो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था, ठीक है, मंदिर को, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है तिरुन मटक तिरुन मटक डकनी, ठीक है, मटकनी इस तरह से नाम था। देवदान या फिर इस तरह से नाम पूछा जा सकता है, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को। एक हमेशा ये पूछा था कि पली चंदनम क्या था, तो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को पली चंदनम के नाम से जाना जाता था। गजनी का सुल्तान महमूद जो है वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, जैसे कि मैंने आपको चोल वंश के बारे में भी वीडियो प्रोवाइड करा था, उसमें भी ये पॉइंट हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आज का ये जो वीडियो है कैसा लगा। इसके बाद हम जो मेडाइवल हिस्ट्री के इस तरह के जो भी बॉक्स फॉर्मेट में दिए गए उस पर भी बात करेंगे। आने वाले सभी सब्जेक्ट में इस तरह से हम देख लेंगे, ताकि आपके पास एक रिवीजन के पर्पज से बहुत अच्छा तरीके से कलेक्शन हो, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।